चलो दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक बॉल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया अपवर्ड वेलोसिटी v0 से, और वहां पर एक मेरा रिफ्लेक्टर है, परफेक्टली इलास्टिक रिफ्लेक्टर। तो अपवर्ड मोशन के दौरान वो उस रिफ्लेक्टर के साथ टकराता है। परफेक्टली इलास्टिकली टकराते हुए ये जो मोशन करता है, मुझे नहीं मालूम कैसे करता है, वो फाइनली एक प्लेटफॉर्म के ऊपर गिरता है। प्लेटफॉर्म का हाइट है d/2, और जिस पॉइंट से मैंने प्रोजेक्ट किया हूं और जो पॉइंट पे मैंने गिरा है, उन दोनों का हॉराइजॉन्टल सेपरेशन जो है वो अगर हमारा 2d है, तो हमारा v0 का वैल्यू कितनी होने वाली है, ये हमें निकालना है। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, पहले हम इस इलास्टिक रिफ्लेक्टर के बारे में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एनालाइज द इलास्टिक रिफ्लेक्टर, यानी यहां पर टकराने के बाद पार्टिकल का मोशन क्या होने वाला है वो हम देखते हैं। अच्छा, जो भी इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा वो तो डेफिनेटली हमारा वर्टिकल होने वाला है। सो दिस इज द रिफ्लेक्टर and this is the line of initial velocity। कुछ v है मान लो उस टाइम पे। Now ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग प्लेन है इसके परपेंडिकुलर कुछ हमारा ऐसा है। Now try to understand, ये हमारा 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये भी 45 है, ये भी हमारा 45 है। तो v को मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं, एक तो हमारा ये वाला डायरेक्शन पे और दूसरा ये वाले डायरेक्शन पे। सो दिस विल बी v cos 45, दैट इज v/√2, एंड दिस विल बी v sin 45, दैट विल बी v/√2। नाउ ये वाले डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी जो है वो हमारा पलटी मारेगा, यानी इसका वेलोसिटी ये वाले डायरेक्शन में आफ्टर टकराव will be v/√2 like this, and the horizontal will remain the same, यानी along the plane, along the reflector will remain the same। And now if we see, the speed will be still v, and if we again see, this angle will be nothing but 45 डिग्री, यानी ये वाले पॉइंट पे आने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन हम साफ साफ देख सकते हैं द पार्टिकल मूव्स हॉराइजेंटली। जो हमारा पार्टिकल है वो साफ साफ हमारा केवल और केवल हॉराइजेंटली मूव करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन जो है डेफिनेटली उसकी नहीं होने वाली है। नाउ अब जो इफेक्टिव क्वेश्चन है वो मेरे पास ये है, मैं अगर केवल यहां तक देखूं, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो मेरा d/2 है, और जो हमारा हॉराइजेंटल रेंज है वो हमारा 2d है, राइट। सो इनिशियली वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, तो मान लो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उसको अगर मैं t बोलता हूं, तो d/2 इक्वल्स टू हाफ g इंटू t²। तो t जो हमारे पास आएगा दैट विल बी √d/g, ये पहले हमारे पास आ जाएगा। और दूसरा अगर हम ध्यान दें यहां पर, तो v इंटू टी दैट मस्ट बी 2d, दैट मस्ट बी सिंपली 2d। सो यहां पर t पे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो v मेरे पास सिंपली आ जाएगा 2√gd। दिस इज द वेलोसिटी v जिससे ये रिफ्लेक्ट किया है, और ध्यान देना ये जिससे रिफ्लेक्ट किया है वो उसके वर्टिकल मोशन का फाइनल वेलोसिटी भी है। तो
ये डी डिस्प्लेसमेंट गया है ऊपर, सो व्हाट आई कैन राइट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2gd. तो v नॉट स्क्वायर विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू, ये 4gd हो जाएगा, दैट विल बी 6gd, यानी v नॉट विल बी अंडर रूट 6g into t. This will be the velocity v naught, ठीक है, जिससे ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करनी पड़ेगी. ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये मेरा फ्लोर है और ये मेरा रूफ है, दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो है मेरा 10 मीटर. तो मैं फ्लोर के अंदर एक पॉइंट है ए, उस पॉइंट ए से एक पत्थर, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं with a velocity of 25 meter per second and at an angle of 37 degree with the horizontal. जब ये रूफ के साथ टकराता है तो वो वाले पॉइंट पे जाते ही, टकराते ही उसका जो इंस्टेंटेनियस वर्टिकल वेलोसिटी है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, बट हॉराइजेंटल वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और बॉल फाइनली फ्लोर पे लैंड करता है एट अ पॉइंट बी. Then we have to find the separation AB. Pretty simple question, not very difficult. Let's see क्या बोल रखा है ये. अच्छा ध्यान दो, सबसे पहले मैं दो पार्ट में मोशन को तोड़ देता हूं. सबसे पहली पार्ट में मान लो वो यहां पे आके टकराता है और ये है मेरा C पॉइंट, ये CD पॉइंट पे जाके टकराता है. अच्छा, जो हमारा हॉराइजेंटल वेलोसिटी होगा वो तो हमारा फिक्स रहेगा, तो Vx बोल दो 25 cos 37 डिग्री, तो दैट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड. और जो Vy इनिशियल होगा वो होगा 25 sin 37, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड. ये तो हमारे पास आ चुका है, ठीक है. अच्छा, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट. तो ये t इक्वल टू 0 पे अगर मैं फेंकूंगा तो कहां पर जाके वो अटकेगा, मतलब कब जाके वो कोलाइड करेगा. सो 10 विल बी इक्वल्स टू 15 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तो मेरे पास आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो, 2 इक्वल्स टू 3t माइनस टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अच्छा, ऑब्वियसली वी हैव टू टेक द लोअर टाइम, क्योंकि उसको तो नहीं मालूम है ना. एक t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे जाएगा, ऑब्वियसली बात है, इसका दो सॉल्यूशन है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड और 2 सेकेंड. ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2 सेकेंड वाला सॉल्यूशन फर्जी है, वो तो उसको नहीं मालूम है ना जो रूफ है, यानी वो वापस घूम के जब 10 मीटर पे आता वो हमारा 2 सेकेंड वाला होता. तो यहां पर ऑब्वियसली बात है वो रूफ को हिट करेगा आफ्टर 1 सेकेंड, और उसके दौरान तो ये पूरा चला है, उसके दौरान तो ये पूरा चला है. तो AC जो होगा दैट विल बी सिंपली 20 इंटू 1, दैट इज ए 20 मीटर. नाउ इसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो हमारा समाप्त हो जाएगा और प्रॉब्लम अब बेसिकली बन गया है, मेरे पास एक टावर है, मेरे पास एक टावर है ऑफ हाइट 10 मीटर और यहां से मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया 20 मीटर पर सेकेंड से, और अब जाके फाइनली ये वापस बी पे गिरने वाली है. दैट इज द क्वेश्चन. नाउ सो ऑब्वियसली बात है, यहां पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको अगर मैं t1 बोलता हूं तो एट d Vx मेरा 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, Vy हमारा 0 होगा. सो 10 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू t1 स्क्वायर. सो t1 मेरे पास आ जाएगा √2 सेकेंड, यानी वापस आने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा मेरा √2 सेकेंड, यानी D से B आने में टाइम लगेगा √2 सेकेंड. सो सिंपली CB जो हमारे पास आ जाएगा
that will be 20 root 2 in 20 root 2 meter. So AC is 20 meter, CB is 20 root 2 meter. तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा AB 20 into root 2 plus 1 meter. ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। XY एक्सिस जैसे दिखा रखा हूं वैसे है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियली x के अलोंग 3 मीटर और y के अलोंग 1.25 मीटर पे है। t इक्वल्स टू 0 पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा एक्सेलरेट करना चालू करता है विथ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी इंस्टेंट पे मैंने एक पत्थर फेंका और पत्थर को मैंने इस तरीके से फेंका जो कि वो ऑब्जेक्ट को फाइनली हिट करे। और ये बोला हुआ है जो वो हिट कर रहा है ग्राउंड का कोई ऑब्जर्वर देख रहा है जो कि वो हॉराइजेंटल के साथ 45 डिग्री एंगल बनाते हुए हिट कर रहा है। तो सवाल ये है हमारा u कितनी होनी चाहिए, और दूसरी बात जो हमारा ये टाइम ऑफ फ्लाइट है वो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारी कितनी होगी। लेट्स सी। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है जो हमारा स्टोन है उसका तो कोई हॉराइजेंटल एक्सीलरेशन नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। तो एक बात तो निश्चित है, जो हमारा इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी सिंपली ux इंटू टी। ये तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। अच्छा, इसका जो x होगा दैट विल बी 3 प्लस 1.5 बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा y की खेल देखते हैं। अच्छा, y के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? y इज इक्वल्स टू uy इंटू टी प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं इसका y, और इसका y जो है दैट विल बी ऑलवेज 1.25। ठीक है, इसका y जो है वो तो हमारा ऑलवेज 1.25 होगा। ये इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है। अच्छा, दूसरा और एक इंफॉर्मेशन है, जब वो हिट कर रहा है तब ये 45 डिग्री पे हिट कर रहा है, बट इसका ux का कंपोनेंट पे तो कोई बदलाव नहीं होगा। बट इस टाइम पे मान लो ये हमारा है uy डैश। तो ये अगर हमारा 45 डिग्री एंगल बनाते हुए हिट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ux विल बी इक्वल्स टू uy डैश। अच्छा, uy डैश और uy में क्या संबंध है वो भी मैं लिख सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है। ध्यान देना, जो हमारा uy डैश स्क्वायर होगा दैट विल बी uy स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एच। ये हम लोग डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा 25। तो uy डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, एंड uy डैश जो है वो हमारा ux है। तो एक रिलेशन तो हम डायरेक्टली यहां से भी लिख सकते हैं, जो हमारा uy स्क्वायर है दैट इज ux स्क्वायर प्लस 25। दिस इज अनदर रिलेशन दैट वी कैन डेफिनेटली राइट। ठीक है, अच्छा, अब दोनों का x और y को हम लोग इक्वेट करने का ट्राई करते हैं। तो द फर्स्ट रिलेशन यहां से अगर हम देखें तो हम एक चीज लिख सकते हैं यहां से ux इंटू टी 3 प्लस 3/4 इंटू टी स्क्वायर, और दूसरा मैं जो लिख सकता हूं
uy into t is equals to 1.25 plus 5t square. Now if we clearly see, it's a very special type of term. यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं एक्चुअली इसमें से। हम लोग अगर यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें तो हम लोग यहां पर काफी कुछ कर सकते हैं। जो सबसे मेन बात है, हम टाइम को अब डायरेक्टली निकालने का पोजीशन पे आ चुके हैं। टाइम को हम डायरेक्टली निकालने का पोजीशन में आ चुके हैं। कैलकुलेशन थोड़ा भले ही घटिया हो सकता है, लेकिन अगर मैं दोनों का x और y को इक्वेट कर चुका हूं तो अब जो मैं कर रहा हूं उस बात पे गौर से ध्यान देना। मेरे पास ux क्या आ जाएगा, 3/t प्लस 3t/4 और uy जो है दैट इज 5/4t प्लस 5t। So what I have is uy square, that is 25/16t square प्लस 25t square। यहां पर अगर मैं देखूं कट जाएगा t और t, तो दैट विल बी 25/2। और जब मैं इसको स्क्वायरिंग करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 9/t स्क्वायर प्लस 9t स्क्वायर बाई 16 प्लस 9/2। ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। सो नाउ वी हैव टू बेसिकली सॉल्व। अच्छा, टी स्क्वायर का टर्म में क्या आएगा, 25 माइनस 9/16। अच्छा, 1/t स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 25/16 माइनस 9 प्लस 16 8, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो मेरे पास कितना आ रहा है, लेट्स कैलकुलेट। ये हमारे पास हो जाएगा 400 माइनस 9, दैट इज 391/16। तो 391t स्क्वायर बाई 16 माइनस यहां पर कितना हो जाएगा 144। 144 माइनस 25 कितना आ जाएगा 119। 16t स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन है प्रेटी टीडियस। ठीक है, जो भी है साफ साफ ध्यान दो, यहां पर हमें t का क्वाड्रेटिक आ जाएगा। वी विल सिंपली गेट द क्वाड्रेटिक इन t, और t एक बार अगर आ जाए तो हमारे पास ux और uy दोनों हमारे पास आ जाएगा। नाउ इट कैन बी इजीली सॉल्व्ड, राइट, इट कैन बी इजीली सॉल्व्ड। बस हमें वो कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा। तो फ्रॉम हियर find t and hence u, that can be easily computed. It's just a matter of calculational tediousness. पहले से देख लेना ठीक किया हूं या नहीं किया हूं। So this is the main thing that we have to observe. Okay, दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कोई एक प्लेटफॉर्म से मैंने V0 स्पीड के साथ फेंका, सामने एक दीवार है, तो ये वाला बॉल पहले दीवार के साथ कोलाइड करता है, फिर यहां पर ग्राउंड के साथ कोलाइड करता है, और दीवार और ग्राउंड के साथ कोलाइड करते हुए वापस अपना जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उस पर अगर वापस आता है, तो ये वाले पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा वो हमें निकालनी है। सारे जितने भी कोलिजन्स हो रहा है दीवार के साथ वो हमारा परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में काफी सारे बातचीत हम लोगों ने यहां पर ऑलरेडी कर चुके हैं। बेसिकली इट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक बात मानते हो या नहीं, जो वापस ये पार्टिकल जो है, ये वापस पार्टिकल जब आएगा तो ये V0 स्पीड के साथ ही हमारा वापस आने वाला है।
क्योंकि जो भी हमारा कॉलिजन हुआ है उस पे स्पीड पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहां पे केवल Vx का डायरेक्शन बदला है, Vy पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। और यहां पर केवल Vy बदला है, वहां पर Vx पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ऑब्वियसली बात है, हमारा जो नेट वर्टिकल मोशन है और जो नेट हॉरिजॉन्टल मोशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो अगर यहां पर दीवार नहीं होता, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक्चुअली एक लाइन का ही क्वेश्चन है। इन एब्सेंस ऑफ वॉल द इक्विवेलेंट फिगर विल बी। तो प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ध्यान दो, अगर मेरे पास दीवार नहीं होता तो सिंपली ये क्वेश्चन ये बोलता, जो मेरे पास एक टावर है, यहां पर मेरा ग्राउंड है, टावर का हाइट है h और टावर से मैंने V0 से प्रोजेक्ट किया और यहां पर पहले जमीन के साथ टकराया और फिर टकराने के बाद वापस ऊपर गया विद द स्पीड ऑफ V0। ये V0 तो हमेशा ही फिक्स रहेगा। यहां पर जो भी वेलोसिटी होगा, इस वाले के लिए अगर मैं देखूं, यहां पर हमारा वेलोसिटी साफ साफ y के अलोंग आएगा, √2gh, वो हमारा √2gh से वापस ऊपर जाने वाली है। द सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बेसिकली हमारा यहां पर 2 बार ये मोशन अपने आप को रिपीट करेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो यहां से यहां तक आने में, यहां पर अगर मैं मान लेता हूं t = 0 है और यहां पर अगर मेरा t = t1 है, तो यहां पर मेरा t जो आएगा दैट विल बी सिंपली 2t1। ठीक है, तो h विल बी इक्वल्स टू हाफ g इंटू t1²। तो t1 जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली √2h/g। ये मेरे पास t1 आ जाएगा। तो जो हमारा टोटल टाइम लगेगा, ये सिंपली इसका डबल होने वाला है। टोटल टाइम विल बी 2t1 यानी √8h/g। सो दैट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। बस हमें ये बात को रियलाइज करना था, जो यहां का जो दीवार है वो केवल मोशन का डायरेक्शन को बदल रहा है। इसको दीवार को हटा दूंगा तो इफेक्टिव फिगर मेरा ये बनने वाला है। यानी यहां पर दीवार था तो ये वाला पार्ट को राइट पे ले आओ और फिर ये लेफ्ट वाला पार्ट भी ऑटोमेटिकली राइट पे आ जाएगा। सो दिस इज द इक्विवेलेंट मोशन। और इक्विवेलेंट मोशन पे वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी भी तो वापस 0 होने वाली है ही है। तो दोनों का टाइम डेफिनेटली हमारा इक्वल लगेगा बाय सिमेट्री, एंड दिस विल गिव मी द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास यहां पर एक हेमिस्फेरिकल डोम है और एक टावर है ऑफ हाइट h। हेमिस्फेरिकल डोम का रेडियस है r और इसका हाइट जो है वो है 4r। एक बंदा u वेलोसिटी के साथ बॉल को फेंका, वो डोम को हिट किया। जो यहां पर हिट किया वहां पर बेसिकली ध्यान देना, वहां पर इलास्टिक कॉलिजन होती है और जो ग्राउंड से हाइट है वो है हमारा r/2 और टक्कर खाने के बाद वो हमारा रिबाउंड करके अपना पुरानी पाथ को रिट्रेस करता है और वापस बंदे के हाथ में पहुंच जाता है जो यहां पे फेंका था। तो सवाल यहां पर यह है, जिस वेलोसिटी से मैंने फेंका था वो वेलोसिटी u हमारी कितनी होने वाली है। तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। ध्यान दो, सबसे पहली बात, अगर रिट्रेस करवानी है तो सिंपल तरीका ये है। मैं पहले एक लाइन तो लिखना चाहूंगा, टू रिट्रेस बॉल मस्ट रिबाउंड। अगर मैं नॉर्मल ग्राउंड पे देखूं, अगर मुझे पाथ को रिट्रेस करवानी है तो डेफिनेटली मुझे बॉल को परपेंडिकुलरली हिट करवानी है। कोई भी और एंगल पे मैं हिट करवाऊं तो
तो पाथ रिट्रेस होने का कोई सवाल वहां पर पैदा ही नहीं होता है। तो टू रिट्रेस बॉल मस्ट हिट दिस सरफेस परपेंडिकुलरली, यानी टू द नॉर्मल टू इट। और क्योंकि हेमिस्फेरिकल है तो एक स्पेशल फायदा हमारा है, जो हमारा रेडियस है दैट इज बेसिकली द नॉर्मल। अच्छा, वो इधर पे हिट कर ही नहीं सकता है, यहां पर परपेंडिकुलर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहां पर हिट करेगा तो डेफिनेटली आगे तो निकल ही जाएगी। तो डेफिनेटली यहां पर जो हिटिंग हुई है वो हमारा कहीं ना कहीं लेफ्ट पार्ट से ही हुई है, दैट्स फॉर श्योर। नाउ ग्राउंड से हाइट जो है वो है हमारा r/2। सो इफ आई ड्रॉ, लेट मी ड्रॉ r/2, दिस इज r/2। तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो वेलोसिटी हमारी इसी डायरेक्शन के अलोंग होनी चाहिए, जिससे वो हिट करेगा। ठीक है, और तभी तो यहां पर से वो रिबाउंड करेगा। तो ध्यान देना, ये तो हमारा u का u ही रहेगा, यहां पर कोई एक वेलोसिटी क्रिएट होगी vy। राइट, u पे तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है, केवल vy जो है उस पे बदलाव आने वाली है। अब अगर हम लोग यहां पर ध्यान दें, जो भी है, यहां पर हाइट हमारा अगर r/2 है और ये हमारा है h जो कि 4r के इक्वल है, तो मैं ये वाला पॉइंट से अगर मैं देखूं, ये वाला पॉइंट से अगर मैं ये हाइट को देखूं, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू h माइनस r/2। दिस विल बी 7r/2। दिस विल बी 7r/2। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वो 7r/2 से डिस्प्लेस हुआ है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मेरा इस डायरेक्शन में है। और अगर मैं एंगल देखूं, दिस इज माई r/2, दिस इज माई r, सो दिस इज माई 30 डिग्री। सो इफ दिस इज 30, दिस इज ऑल्सो 30। ठीक है, इफ दिस इज 30 then दिस इज ऑल्सो 30। सो मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, vy स्क्वायर इनिशियली तो 0 है, तो 2g इंटू r/2 इज इक्वल्स टू 7gr। तो vy का वैल्यू जो आ जाएगी, दैट vy इक्वल्स टू √7gr। और नाउ दिस इज vy, दिस इज u। tan 30 में सिंपली लिख सकता हूं vy अपॉन u। तो u जो हो जाएगा दैट विल बी vy cot 30। cot 30 is nothing but a √3, so u will simply come out to be √21gr। ओके, मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुकी है, राइट। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वेरी हाई टावर, ग्राउंड पे हिट करने का कोई टेंशन नहीं है। 2 पत्थर मैंने फेंका, एक पे मैंने फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से हॉराइजेंटली, और दूसरा u2 के साथ, जो कि एंगल थीटा बनता है विद द हॉराइजेंटल। ठीक है, थीटा जो है वो हमारा 57 डिग्री है। तो सवाल है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ u2, जिसके लिए मोशन के दौरान कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों का मोशन परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, और ये निकालना है, अगर उतना ही मिनिमम स्पीड से मैंने फेंका, उसको u0 नाम दे दिया, तो t इक्वल्स टू 0 पे जब मैंने दोनों पत्थर को फेंका, उसके कितने टाइम बाद वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। लेट्स सी। अच्छा, बिना कोई दिमाग लगाए मैंने ये वाला डायरेक्शन को आई कैप बोल दिया और अपवर्ड डायरेक्शन को जे कैप बोल दिया। ठीक है, सो v1 वेक्टर विल बी सिंपली, कैन आई से दैट इज 10 आई कैप। आई कैप पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, प्लस जी टी इंटू जे कैप।
So that will be 10t into j cap. On the other hand, जो मैं v2 वेक्टर लिख सकता हूं, v2 वेक्टर, now that is u2 sin theta. u2 sin theta, थीटा मेरा 57 डिग्री है, sin theta is 4/5. तो 4u2 सॉरी cos 37 cos 57 सॉरी मैंने 57 डिग्री क्यों दिया? पता नहीं मैं क्या लिख रहा था, सॉरी 53 डिग्री है दोस्तों, सॉरी। हाँ, सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? u2 cos थीटा यानी 3u2 by 5 आई कैप, ये तो हमारा यही आएगा, आई कैप के अलोंग तो 3u2 by 5 आएगा, प्लस 4u2 by 5 माइनस 10t इंटू जे कैप। नाउ ये बोला है जो ये दोनों कभी आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है v1 वेक्टर will be perpendicular to v2 vector for some t. कोई एक t तो हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके लिए v1 वेक्टर और v2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो। तो दोस्तों यहां पे अगर मैं करता हूं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा 6u2 प्लस इन दोनों पे अगर मैं लेता हूं तो 8u2t, यहां पे आ जाएगा 8u2t, राइट। और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 100t स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा। अरे मैंने माइनस क्यों लिखा, पागल हो गया हूं, सॉरी। नहीं, मैंने माइनस सही लिखा था, यहां पे गलत लिखा हूं, सॉरी। यहां पर माइनस आएगा क्योंकि मैंने अपवर्ड जे कैप माना हूं, सॉरी। सो इट विल बी माइनस ओवर हियर, ठीक है। हाँ, अब परफेक्ट है, चलो, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगा अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो दैट विल बी 50t स्क्वायर माइनस 4u2t प्लस 3u2, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगा और ये हमारा t में क्वाड्रेटिक है, इसका रियल सॉल्यूशन आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यानी 16u स्क्वायर माइनस 600u2, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, राइट। u तो 0 से बड़ा होगा ही होगा, वो तो ऑब्वियस है। तो 16u मस्ट बी ग्रेटर देन 600, तो u must be greater than or equals to 600/16। ये हमारे पास u आ जाएगा, u2। ये हमारा u2 का वैल्यू जो है, u2 का वैल्यू 600/16 से डेफिनेटली बड़ा तो होना ही पड़ेगा। एंड अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो 75/2, तो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ u2 है जिसको u0 लेने के लिए बोला गया है, u0 will be equals to 37.5 मीटर पर सेकेंड। कम से कम इतना वेलोसिटी तो होनी ही पड़ेगी, तब जाके ये दोनों हमारा आपस में परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एंड ये बोला है जो टाइम कितना लगेगा अगर u0 से मैंने फेंका तो सिंपल सी बात है, t का जो वैल्यू है दैट इज 4u2 प्लस माइनस रूट ओवर d डिवाइडेड बाय 100। नाउ डिस्क्रिमिनेंट तो u0 के लिए डेफिनेटली 0 होगा, तो यहां पर जो टाइम लगेगा t दैट इज 4 इंटू 75/2
इंटू 100, तो ये हमारे पास टाइम जो हो जाएगा दैट विल बी 1.5 सेकेंड, यानी प्रोजेक्ट करने का 1.5 सेकेंड बाद दोनों हमारा परपेंडिकुलर होगा अगर मैं उतना ही वेलोसिटी 37.5 से उसे फेंकने का ट्राई किया। ओके ओके दोस्तों, एक टावर के ऊपर एक बंदा खड़ा है, उसका नाम राम दे दो, और जो बंदा नीचे खड़ा है उसका नाम श्याम दे दो। ठीक है, राम और श्याम दोनों एक स्पीड √2 kg के साथ, k इज एन कांस्टेंट, पत्थर फेंक सकता है एक दूसरे के तरफ। निगलेक्ट हाइट ऑफ राम एंड श्याम। ठीक है, टावर के हाइट के सामने उन दोनों का हाइट को निगलेक्ट करो। ये भी किसी भी तरफ फेंक सकता है, ये भी किसी भी तरफ फेंक सकता है। तो राम अगर फेंकता है और श्याम अगर कैच करता है, तो ये जो दूरी है श्याम का इस टावर से, वो एट मैक्स हो सकता है d1, और उल्टे में अगर श्याम राम को फेंक रहा है तो राम को मिले उसके लिए जो हमारा मिनिमम वेलोसिटी, जो हमारा मैक्सिमम सेपरेशन हो सकता है, वो अगर हमारा d2 है, तो सवाल ये है d1/d2 कितने होंगे। सो दोस्तों, इसी बात के लिए तो मैंने मैक्सिमम रेंज पढ़ाया था। सो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान दो, d1 इज R max from a height d1 जो है वो h हाइट से फेंकने पर मैक्सिमम रेंज है, एंड सिमिलरली d2 is R max for to a height। अच्छा, k जो है वो दे रखा है बाय द वे h से बड़ा है, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला श्याम जो है वो किसी भी हाथ पे पहुंचा ही नहीं पाएगा, श्याम तो किसी भी हाथ पे पहुंचा ही नहीं पाएगा ना, इम्पॉसिबल बात है। मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला मैंने रटवाया था, तो ऑब्वियस सी बात है, अब अगर ये रेंज का फॉर्मूला याद है तो ये एक मजाक वाली क्वेश्चन है। V0/g V0 स्क्वायर प्लस 2gh, इसका अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा आएगा, और d2 जो है दैट विल बी इक्वल्स टू V0/g अंडर रूट V0 स्क्वायर माइनस 2gh। ये हमारा d1 और d2 का फॉर्मूला जो है वो आ चुका है। सिंपली अब दोनों को डिवाइड करने की देर है। तो दोस्तों, d1/d2 जब मैं करूंगा, V0/g कट है, V0 स्क्वायर यानी 2kg प्लस 2gh बाई 2kg माइनस 2gh, सब कुछ कट जाएगा, 2g ऊपर नीचे से काट दो, तो मेरे पास d1/d2 का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिंपली अंडर रूट k प्लस h बाई k माइनस h। ऑब्वियसली बात है k हमारा h से बड़ा होना पड़ेगा, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक कैनॉन है जो कोई भी तरफ शेल फेंक सकता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। इसके 250 मीटर ऊपर से एक फाइटर प्लेन जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सवाल ये है कितना टाइम, ये जो कैनॉन है वो किसी भी टाइम हमारा गोला फेंक सकता है, तो कितना टाइम फाइटर प्लेन को डर है कोई गोले से हिट होने का, दैट इज द सवाल। ठीक है, फाइटर प्लेन को कितना टाइम के लिए प्रॉब्लम है, कितने टाइम के लिए डर है जो कि वो कोई गोले से हिट हो सकता है। ना यहां पर अगर हम बात करें, दिस क्वेश्चन कैन बी थॉट ऑफ एज अ मैक्सिमम रेंज टू अ हाइट, यानी ये वाले हाइट पे मान लो दिस इज द मैक्सिमम पोजीशन, ये हमारा, तो यहां पर है इसका मैक्सिमम रेंज, मान लो आर मैक्स। अगर प्लेन इसके बाहर चला गया है तो इन दैट केस
हिट होने का कोई संभावना नहीं है। सिमिलरली लेफ्ट की तरफ भी अगर आर मैक्स की लेफ्ट पे हमारा प्लेन है तो भी हिट होने का किसी भी प्रकार का कोई डर डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, तो मेन बात यह है इतना जो माइनस आर मैक्स से प्लस आर मैक्स तक का दूरी है दैट इज द डेंजर जोन जहां पर प्लेन हमारा हिट डेफिनेटली हो सकती है। ठीक है, अब आर मैक्स का वैल्यू कितना आएगा? आर मैक्स का वैल्यू कितनी आएगी? वी नॉट बाई जी अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर -2 इंटू जी इंटू एच, ये हमारा आ जाएगा। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? दैट विल बी 10। नाउ दिस विल बी 10000 माइनस 500 यानी 5000। सो मेरे पास कितना आ जाएगा? 5000 ये आ जाएगा मेरे पास। तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं दिस इज, यहां पर 10 हो जाएगा, यहां पर 10 बाहर और यहां पर 5 बाहर, 500√2 मीटर। जो हमारा आर मैक्स आ रहा है वो आ रहा है 500√2 मीटर। सो लेंथ ऑफ डेंजर जोन अगर मैं देखूं, that length of danger zone will be simply equals to 1000√2 मीटर माइनस आर मैक्स से प्लस आर मैक्स। और ये लेंथ को कवर करने के लिए प्लेन को टाइम कितना लगेगा? उसका वेलोसिटी तो 500 मीटर पर सेकेंड है, तो सिंपल सी बात है टाइम इन डेंजर जोन will be simply equals to 2√2 सेकेंड। इतना सेकेंड के लिए प्लेन हमारा डेंजर पे होगा। ठीक है, ये लेंथ को प्लेन का वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, दैट विल बी द टाइम एट विच द प्लेन इज गोइंग टू बी इन डेंजर। ओके ओके दोस्तों, एक हॉराइजॉन्टल लाइन है जो कि ये वाले पॉइंट से एच हाइट ऊपर है। इस लाइन के अलोंग एक बर्ड जो है वो हमारा फ्लाई करते हुए जा रहा है हॉराइजॉन्टली, जो अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगा ना वेलोसिटी बदलेगा। वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो बर्ड जब पॉइंट ए पर था तो एक बंदे ने ओ पॉइंट से गोली फेंका, वो एंगल जो था वो है 53 डिग्री और जो हमारा यू था वो था हमारा 80 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली बात है बर्ड को ए पे एम किया है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो बर्ड तो वहां पे रुकेगी नहीं। और अच्छी बात ये भी है जो हमारा जी है जिस कारण पे ये स्ट्रेट लाइन पे जा भी नहीं सकता है, तो फाइनली वो वाला गोली जाके बी पर हिट किया है बंदे को, सॉरी बर्ड को जो है वो बी पॉइंट पे जाके हिट किया है। तो सवाल ये है ये हाइट एच हमारी कितनी है और जहां पर वो हिट किया है उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कितना होने वाला है? राइट, लेट्स सी। अच्छा, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान दो। अगर u हमारा 53 डिग्री पर है, ये है हमारा 80, तो यहां पर है हमारा 53 डिग्रीज, तो ये वाला कंपोनेंट cos 53 3/5 होगा और 3/5 मतलब हो गया ये हमारा 48 हो गया। ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में डेफिनेटली 64 होगा, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने 64 पे हिट किया और हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में 48। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले वो मार्क करो दोस्तों। ये अगर हमारा h है तो ये जो आएगा h by this equals to tan 53 is 4/3, तो x जो आएगा ये वाला that will be nothing but 3h/4। ठीक है, अच्छा, तो बर्ड इस गोली के रेस्पेक्ट में 3h/4 हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस पे तो ऑलरेडी आगे था।
ठीक है। तो जहां पर वो हिट करेगा x2 पर, बर्ड को जो कवर करना है वो कवर करना है x2 माइनस 3h/4। यानी मैं पहला एक इक्वेशन तो लिख सकता हूं x2 माइनस 3h/4 दैट इज इक्वल्स टू 10t। और इसको तो कवर करना है पूरा x2, इसको तो कवर करना है पूरा x2, तो ये हमारे पास हो जाएगा सिंपली 48t। ये चीज हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं x2 को पहले यहां पर एलिमिनेट कर दूं और दोनों को मैं डिवाइड सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो 3h/4 इसका जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी सिंपली 38t, ठीक है। Am I correct? Yeah, hope so. Hope so. So, h का वैल्यू हमारे पास यहां से आ गया है 38 इंटू 4 152/3 मीटर, ठीक है। समझ में? ये हमारे पास आ गया है 152/3 मीटर। अच्छा, h में और क्या लिख सकता हूं? सॉरी टी कहां लिखा मैंने, सॉरी। 152/t मीटर, ये मेरे पास h आ गया है एक। ना दूसरा अगर मैं ध्यान दूं तो दूसरे के बारे में क्या बात है, जो h विल बी इक्वल्स टू 64t माइनस हाफ GT² यानी माइनस 5t² भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि इसको तो अल्टीमेटली h हाइट पे पहुंचना पड़ा ही है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 64 है। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन ऑफ h जो है वो हमारे पास आ जाएगा। सो नाउ सिंपल सी बात है, इन दोनों को मैं इक्वेट करने वाला हूं, तो 64t माइनस 5t² इक्वल्स टू 152t/3। एक t काट के खुश हो जाओ, तो 5t का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 64 माइनस 152/3। दिस विल बी इक्वल्स टू 192, राइट। सो दिस इज 192 माइनस 152, तो दैट विल बी 40/3। तो t हमारे पास सिंपली आ जाएगा 8/3 सेकेंड। इतना टाइम बाद डेफिनेटली वो बर्ड को हिट करने वाली है, तो हमारे पास h जो आ जाएगा दैट h विल बी 152/3 इंटू 8/3 मीटर, ये हमारे पास आ जाएगा। And this will be equals to 1216/9 मीटर। ये हमारे पास h का वैल्यू आ गया है, और x2 निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, x2 विल बी इक्वल्स टू 48t, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 128 मीटर। तो दोस्तों एक बात तो समझ में आ गई होगी, जो इन सारे क्वेश्चंस में करना तो हमें यही पड़ता है। इसके अलावा देखो, जो बेसिक प्रोजेक्टाइल का एनालिसिस है और इसके एनालिसिस में कोई खास डिफरेंस जो है वो तो डेफिनेटली हमारा नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ये वाला पार्ट खत्म करते हैं, राइट। ओके दोस्तों, क्या बोला है, एक बलून है जो ग्राउंड से ऊपर जा रहा है, हॉट एयर बलून है, तो धीरे 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 ऊपर उठ रहा है, ठीक है। With the velocity, it may be constant, it may be variable, I don't know. Now, बलून से मैं लगातार पत्थर फेंक रहा हूं, बलून के रेस्पेक्ट में V0 स्पीड के साथ हॉराइजेंटली, और हर इंस्टेंट पे जो हमारा हर इंस्टेंट का जो पत्थर है वो सेम पॉइंट को हिट कर रहा है जो बलून से हमारा 2v02/g दूरी पर है, ठीक है। 2v02/g के दूरी पर है। तो सवाल ये है, जो हमारा बलून का जो हाइट है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t हमें निकालनी है। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन को मैं स्कीमेटिकली ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान दो।
ना किसी भी इंस्टेंट पे दिस इज द बलून, और बलून का इस टाइम पे मान लो जो ग्राउंड से हाइट है, ग्राउंड से जो हमारा हाइट है वो हमारा है h। बलून का अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है मान लो v1। अच्छा, मैं पत्थर को इसके रिस्पेक्ट में v0 से फेंक रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है मैं फेंक रहा हूं तो पत्थर को v1 तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में। हाँ, उसके अलावा उसको एक मैं एडिशनल वेलोसिटी दे रहा हूं तो बलून का जो वेलोसिटी है वो तो पत्थर को मिलेगा ही मिलेगा। ये बात को समझ लो, ये बात को मान भी लो। जब मैं पत्थर को फेंकूंगा, क्योंकि मैं फेंक रहा हूं तो मेरा हाथ तो v1 से ऊपर मूव कर ही रहा है, उसके अलावा मैं एडिशनल एक एफर्ट डाल रहा हूं v0 डालने का, यानी पत्थर का जो वेलोसिटी होगा वो बलून का वेलोसिटी v1 के साथ साथ, चलो v ही मान लो, v के साथ साथ एक v0 होगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड हमारा पत्थर के पास दो वेलोसिटी होंगे, एक जो बलून का अपवर्ड वेलोसिटी है वो, और दूसरा जिस वेलोसिटी के साथ मैं फेंक रहा हूं हॉरिजॉन्टली वो। तो ये जो हमारा पत्थर है वो जाके यहां पर गिर रहा है, ये पॉइंट हमारा हमेशा सेम है, और बोला है ये जो है वो हमारा 2v0² g इतने दूरी पर है। तो अब ये h एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मुझे निकालना है। बाय द वे ध्यान देना, v इज नथिंग बट dh/dt, उसमें पहले लिख देता हूं v इज नथिंग बट dh/dt। अच्छा, नाउ सी, सो हॉरिजॉन्टली तो कोई एक्सीलरेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, रेंज जो है वो है हमारा 2v0² g। तो एक बात तो निश्चित है, चाहे कोई भी पत्थर हो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो होंगे वो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमारा 2v0/g ही आने वाला है। ये हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट होंगे वो तो हमारा 2v0/g ही होने वाला है, 2v0² डिवाइडेड बाई v0। केवल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस से इतना तो मैं बोल सकता हूं। नाउ अगर मैं वर्टिकल एनालिसिस पे जाऊं तो द नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट माइनस h विल बी नथिंग बट v इंटू टी माइनस हाफ g इंटू t²। ये मैं लिख सकता हूं। सो व्हाट आई हैव इज h will be equals to minus 2v0/g into v plus half g 4v0²/g²। Now g is cut, तो h जो आ गया है वो आ गया है माइनस 2v0/g इंटू v प्लस 2v0²/g। तो इफ आई टेक द कॉमन फ्रॉम हियर, सो 2v0/g हमारा कॉमन है, सो दैट विल बी v0 माइनस v। बट h जो हमारा v है उसको मैं सिंपली लिख सकता हूं dh/dt। सो पहले अगर मैं v लिख देता हूं, चलो एक बार काम करो, v विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, v0 माइनस g बाई 2v0 इंटू h, सो दैट इज dh/dt, यानी dh डिवाइडेड बाई v0 माइनस g बाई 2v0 इंटू h, that is equals to dt. Now let's integrate. t equals to 0 पे तो h हमारा 0 था, and at t height is h। तो यहां पर मेरे पास जो आ जाएगा that will be minus 2v0/g ln
वी नॉट माइनस जी एच अपॉन 2v नॉट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट्स सी। तो ln v नॉट माइनस जी एच बाई 2v नॉट डिवाइडेड बाई v नॉट इक्वल्स टू माइनस जी टी बाई 2v नॉट। सो यहां पर ln को खत्म कर दो, 1 माइनस जी एच बाई 2v नॉट स्क्वायर e to the power minus gt by 2v naught। so now सब कुछ आ चुका है, तो h मेरे पास सिंपली आ जाएगा 2v नॉट स्क्वायर बाई g 1 माइनस e to the power minus gt by 2v नॉट। That will be the height h जो कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं। सो प्रोजेक्टाइल टू एंड फ्रॉम अ हाइट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है वो मैं यहां पर डिस्कशन खत्म करता हूं। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किए हैं। ओके